ठीक, चलिए अब आपका क्लास स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। लास्ट हम लोग काइनेमेटिक्स में डिस्कस किए थे, दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में जो फंडामेंटल्स नेसेसरी टर्म्स था उनको आपको सिखाया गया था। ठीक है ना। आपको ये बताया गया था कि कोई एक बॉडी का रेस्ट में होना या किसी बॉडी के मोशन में होने के पीछे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी डिसीजन लेता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन रेस्ट और मोशन। एक ही बॉडी एक ही समय में साइमल्टेनियसली रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर आपका फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में आप डिस्कस कर रहे हैं वो अगर आप अलग अलग ले तो साइमल्टेनियसली एक ही बॉडी एक समय में रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है और आपके पास उसके अंदर एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। जो ये डिस्कशन हम आपके साथ कर रहे हैं उसके पीछे मेरे पास ये पिछले दिन का डिस्कशन था कि अगर आप इस बस के अंदर इस लेडी को देखें, ये पैसेंजर जो बैठा है और एक बच्ची जो जमीन पे खड़ी है, अगर आप तीनों को लेते हैं तो हर किसी के लिए इस बॉल का स्टेट, रेस्ट और मोशन अलग अलग है। किसी के लिए वो मोशन में है, किसी के लिए मोशन में है, कोई आपस में पैसेंजर्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के रेस्ट में होने या मोशन में होने के पीछे इस बात का डिस्कशन जरूर होना चाहिए कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या आपका ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया था कि जनरली आप मोशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर, सेकंड इज सर्कुलर, थर्ड वन इज ऑसिलेटरी जिसमें एसएचएम आता है। तो इसमें एक एक करके आपको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग के पास था कि रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें हम लोग प्लेन मोशन को भी लेके चलेंगे। आखिर उसमें कौन कौन सा बेसिक फंडामेंटल टर्म्स है जो काम पे आएगा। तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट ऑल आर ऑलरेडी डन। ठीक है। नेक्स्ट था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हो चुका है। उसके बाद हम लोग के पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इन सब में बेहतरीन रिलेशंस हम लोग लास्ट में सीखे। हम लोग ये सीखे कि डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, कोई ऐसा घटना बताओ जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा। बोलो, कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर? Sir, when particle is moving in straight line. Straight line and it should be does not return back on its path. वो अपने पाथ पे वापस नहीं आना चाहिए। वो अभी जा रहा होगा, वापस नहीं आएगा। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट अप टू विच it does not changes its direction of motion, distance and displacement both are equal. Then after, अगर इस कंडीशन को छोड़ दें तो क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोई डेफिनेट रिलेशन बता सकते हैं? Distance is always greater than displacement. अगर आप प्रीवियस डिस्कस जो कंडीशन आप बोले थे, अगर आप उस कंडीशन को छोड़ दें तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई बेसिक रिलेशन है? देन हाँ, यस, ऑब्वियसली है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? ठीक है। आगे देखो, इसके बाद का डिस्कशन था हमारे पास एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगर आप किसी टाइम इंटरवल के बीच वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वो आपको देता है एवरेज वेलोसिटी। और अगर आप किसी टाइम इंटरवल के बीच डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो वो देता है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम और एवरेज स्पीड हमेशा होता है डिस्टेंस बाय टाइम। जब आप एवरेज वेलोसिटी का बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वही हमारे एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होगा। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है क्लियरली? यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ो। नेक्स्ट था हम लोगों के पास इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instantaneous velocity is the rate of change of position vector with respect to time.
मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस का सिंपल मतलब था पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना टाइम के रिस्पेक्ट में। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन था वो था टेंजेंट टू द पाथ। याद आया, टेंजेंट टू द पाथ। आज बहुत सारा काम आपको करना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, सो बी केयरफुल, ये सब चीज उसमें यूज होने वाला है। और इसी में एक टर्म आपको सिखाया गया कि कभी भी अगर आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाए, इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपसे पूछा जाए, देन ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आपके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। क्या आपको याद आ रहा है? ये सब आप लोग पहले से कर रखे हैं। सही है, ये भी न्यूमेरिकल आप पहले बना चुके थे, ये न्यूमेरिकल भी हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास आज से है ना, हम लोग पहले 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3 एक्चुअली। क्वेश्चन ये बोला कि अ बॉडी ट्रेवल द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड द सेकंड हाफ विद वेलोसिटी v2। यहाँ पे v2 है। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। मान लीजिए जैसे यहां से एक बॉडी जो है वो A से चल के D तक जाना चाहता है, पूरा का पूरा डिस्टेंस D है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है D। अब आपका जो पहला हाफ डिस्टेंस है उसको वो V1 से कवर करता है और अगला हाफ जो डिस्टेंस है उसको वो V2 से कवर करता है। तो आपसे बोला गया कि पूरा A से लेके B तक जाने में उसके जो भी वेलोसिटी का वैल्यू है उसका एवरेज निकालो। अभी हम आपसे बस सिंपल सा एक चीज बोलते हैं, क्या आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो आप सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लेंगे। यस सर। तो फ्रॉम A टू B, A से B अगर आप बात करेंगे तो क्या पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट D और टाइम को आप दो हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, एक A से लेके C तक और फिर आपका टाइम होगा C से लेके B तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो बोलो, समझे? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। अभी देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस है D। अब यहाँ पे नीचे देखो, A से लेके C तक का टाइम जो आप निकालेंगे, आपके पास D/2 है, नीचे V1 से डिवाइड कर दें। यस सर। और यहाँ पे जो आप टाइम निकालेंगे, आपके पास डिस्टेंस है D/2, वेलोसिटी V2 पुट कर दें। यस सर। सो D/2 V1 प्लस D/2 V2। देखो D कैंसिल, 2 ऊपर। क्या ये ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद, क्या ये ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद D कट गया? इट इज ट्वाइस ऑफ V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 आएगा। मतलब अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंडीशन है कि मान लो जैसे मेरे पास पूरा डिस्टेंस D है, आधा पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कवर किया वो किसी एक स्पीड V1 से किया, जो दूसरा हाफ था उसको V2 से कवर किया, तो पूरे इंटरवल का जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक केस देते हैं, आपको एक केस देते हैं, आप इसको बना के सॉल्व करके तुरंत हमको बताइए। मेरे पास टोटल जो डिस्टेंस था A से लेके B तक चलना है और ये पूरा का पूरा गैप D है। बोला गया D/3 डिस्टेंस विल बी कवर्ड बाय 5 मीटर पर सेकेंड and remaining distance 2D/3 will be covered by 6 meter per second. Then find V average. चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ, आंसर बताओ। फर्स्ट वाला 5 मीटर पर सेकेंड से, नेक्स्ट वाला 6 मीटर पर सेकेंड से आपको एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू बताना है। सब कोई ट्राई करेगा, कोई बैठा नहीं रहेगा, ठीक है? डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। Sir, don't we have the value of distance? No, Sir, no, don't we have distance, the value of distance? value of distance is not required for solution. Okay, अगर वो 60 by जरूरत हो 11. कितना? 60/11. 60/11 किसी का कहना है 60/11। चलो और देखते हैं, वेट करो थोड़ा, फटाफट आने दो आंसर। गो फास्ट, गो फास्ट।
60/11. वेरी गुड, 60/11. और बोलो, सब कोई अपना अपना आंसर देने का कोशिश करो, कोई पीछे ना रहे. चलिए, अगर हमको ये V एवरेज फाइंड आउट करना है तो D बाई टोटल टाइम, टाइम फ्रॉम A टू C प्लस टाइम फ्रॉम C टू B. सो टोटल D है, लिखते हैं शॉर्टकट में, D/3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2D/3 डिवाइडेड बाई 6. बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर. क्या रोहित सेम सॉल्यूशन लाए? वेरी गुड. V एवरेज तो उसी का आंसर हम लोग मान लेते हैं 60/11 मीटर पर सेकेंड. बाकी आगे कैलकुलेशन है. ठीक है, आई होप सो किसी को कोई डाउट नहीं हुआ हो. क्या सबको मेरी बात समझ में आई? Yes. ठीक है, रोहित, इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी यहाँ पे थोड़ा कैलकुलस आपके सामने है. Velocity time equation of a particle moving in a straight line is given. Velocity time equation for the particle moving in a straight line is given. Okay. आपसे बोला गया है. Screen is blurred, sir. Screen is getting blurred. I think there is no issue because इधर जो भी आपके सामने लैपटॉप चल रहा है ना, उसमें है ना everything is clear. क्या सबको प्रॉब्लम हो रहा है? No, sir. ठीक, चलो कंटिन्यू. तो velocity v will be equals to 10 plus 2t plus 3t square. This is the equation of velocity. This is the equation of velocity. That velocity will be equals to 10 plus 2t plus 3t square. This is the equation of velocity. आपसे पूछा गया displacement of the particle from the origin at time t equals to 1 second. If it is given that displacement is 20 meter at t equals to 0. आप जरा देखो, जो एक बॉडी है वो 0 टाइम पे चलना चाहता है. मान लो जैसे अगर हम लोग बात करें तो जब उसका टाइम 0 था उस समय वो ऑलरेडी 20 मीटर पे है. तो जब आपका टाइम 1 सेकेंड होगा तो उसका नया पोजीशन क्या होगा, आपको ये बताना है. ठीक है, आपको क्या ये समझ में आ रहा है कि दैट पर्टिकुलर इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग कैलकुलस? Yes, sir. By using integration. By using integration, can we write that velocity will be equals to dx by dt, which is equals to 10 plus 2t plus 3t square. So dx can be written as 10 plus 2t plus 3t square multiplied with dt. Now integrating both sides, integration of dx is integration 10 dot dt 2t dot dt and plus 3t square dot dt. Just use the limit properly. Limit of time, right hand side में टाइम का लिमिट 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 और x का लिमिट 20 से x, 20 से x. यहां तक सब कोई बहुत ध्यान से देखे. अगर किसी को कोई भी लाइन में डाउट है प्लीज से. आप लोग सब कोई अपने आप में आंसर दे, किसी के बात में ना जाए कि हाँ इस सबको समझ में आ गया, हमको समझ में नहीं आया तो क्या होगा. ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको नहीं समझ में आया प्लीज से. रिपीट करिए ना इसको. क्या बताना हमको इसमें? t equal to 0 पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से. हम आपका हाइलाइटर लेते हैं, एक एक जगह चलते. देखिए लिखा है वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के साथ दिया है. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम 1 सेकेंड. 1 सेकेंड पे आप डिस्प्लेसमेंट बताएं ओरिजिन से. जबकि 20 मीटर का उसका डिस्प्लेसमेंट था 0 टाइम पे. जब टाइम 0 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है. तो आपको 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड के बाद बताना है कि वो कहां मौजूद है. तो टाइम का लिमिट 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक और x का लिमिट 20 से लेके x तक. अब समझे?
20 से लेके x तक, मतलब x कहाँ पर है? अरे x यहाँ है यार, x यहाँ पे है, जो आपको x निकालना है वही तो x है, जो आपको निकालना है यही तो x है। ओके सर, समझ गया सर। देखो जीरो टाइम पे ऑलरेडी 20 मीटर पे है और फिर हमको 1 सेकंड पे यहाँ निकालना है, तो यही x होगा ना। यस सर। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट? यू कैन अगेन आस्क, अगर कोई डाउट है तो बोला जाए। नो सर। ठीक है, नो सर। चलो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x 20 से x आएगा, यहाँ पे 10 बाहर, dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से 1, यहाँ 2 बाहर, बोलो t का इंटीग्रेशन बोलो। टी स्क्वायर बाई 2 और बोलो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पे पावर 3/3। इंटीग्रेशन शायद आप में से बहुत कोई भूल रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से आप डिवाइड करते हैं। याद आया इंटीग्रेशन? यस सर। ठीक है, तो आपके पास हो गया x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10, 1 माइनस 0, ये 2 और 2 कट गया, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर यहाँ 3 और 3 कट गया, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर। बताओ जरा एक बार में आंसर, कितना आंसर आया? 10 प्लस 1 प्लस 1 32। यस सर। x will be equals to 32. Is this clear? कहीं कोई डाउट नहीं ना समझने में? नो सर। चलो बढ़िया है, नो सर। बढ़िया है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, इफ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन टाइम सच एज x is equals to 2t Sir, in minus। the previous question we had two parts, sir. We had two parts in the previous question. बोलो Read जाए, again. बोलो बोलो क्या डाउट्स? Sir, acceleration time equation. Acceleration time equation can be derived by using, obviously वो छूट गया ना, by using the Yes, sir, this is differentiation the of thing velocity, that I wanted to point out. by using the differentiation of the velocity. Second part, acceleration Yes, time sir, I did the इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन हम लोग ऐसा पढ़े हैं, a is equals to dv by dt। सो अभी आपको क्या करना है, you have to differentiate that velocity, you have to differentiate that velocity। equation of velocity is 10 plus 2t plus 3t square। equation of velocity is 10 plus 2t plus 3t square। चलो जी एक बार में बता दो डिफरेंशिएशन, बोलो बोलो फटाफट। 60 plus 2, 60 plus 2. 2 plus 60, very good। this is the 60. equation of, this is the equation of acceleration and time। ये आपका इक्वेशन है एक्सेलरेशन और टाइम का, एक्सेलरेशन और टाइम का ये रहा आपके सामने इक्वेशन। अब सोचिए थोड़ा इसमें और ऐड कर लेते हैं। आप इस एक्सेलरेशन का जो आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम दिमाग स्थिर करके आराम से आंसर देना। ये जो आपके सामने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या वेरिएबल? वेरिएबल। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है क्योंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। 0 टाइम पे केवल 2 होगा, 1 टाइम पे जब हम लोग बात करेंगे तो 1 पुट कर दीजिए 8 होगा, 2 टाइम पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 12 और प्लस 2 14 होगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये लगातार ऐसे ही है ना, चलता रहेगा। ओके, ये लगातार इसी तरह से ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में था, मान लो जैसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, तो आप बस टाइम की जगह 1 सेकेंड पुट कर दीजिए। 2 प्लस 6 into 1, so overall you have 8 meter per second square is the acceleration। overall you have 8 meter per second square is your acceleration। is this clear? Yes, sir. Yes, sir. फिर Yes, sir. एक चीज और, बिकॉज इसमें टाइम इन्वॉल्व है तो आप इसको एक वेरिएबल एक्सेलरेशन के कैटेगरी में रखेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन है ये समय के साथ वेरिएबल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। आपके दिमाग में हम अभी से कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक फिगर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप आगे जाएंगे तो आपको खुद से ये डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा तो न्यूमेरिकल को बनाने का मेथड अलग है, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन रहेगा तो न्यूमेरिकल्स को बनाने का मेथड अलग है।
तो अभी से आप ये क्लियर रखे दिमाग में कि व्हेन दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल और व्हेन दैट पर्टिकुलर एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी कांस्टेंट, ये अभी से आप क्लियर रखेंगे। ये वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम सच दैट x इज इक्वल्स टू 2t minus 2, देन फाइंड आउट एवरेज स्पीड अप टू 4 सेकेंड। क्या आप में से कोई है एवरेज स्पीड निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है, क्या आप में से कोई है जो इसको बना पाए? चलिए आपको देते हैं 2 मिनट समय, सोचिए, देखते हैं, सोचिए आप लोग। सर मेरे को तो 2 आ रहा है। 2 Yes, sir. कैसे आ गया 2? डिफरेंशिएशन किए ठीक है, देख लेते हैं। कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन से तुमको v का इक्वेशन आएगा ना। चलिए देखते हैं dx by dt सॉल्व कर लो। dx by dt इज इक्वल्स टू d by dt ऑफ 2t minus 2। अगर आप इसका वैल्यू निकाल ले तो केवल 2 आएगा। बोलो सही है? Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपका वैल्यू आपके सामने यहाँ पे 2 आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि योर पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मीटर लगा देते, मीटर पर सेकेंड इज कांस्टेंट। तो इफ दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज स्पीड इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एवरेज। तो सुनिएगा जी, समझिएगा, अगर मेरा वेलोसिटी एक कांस्टेंट पैरामीटर है, जब भी कोई वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, जब भी कोई वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस सब वैल्यू एक ही होता है। अगर हम हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड 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 से चल रहे हैं तो किसी भी इंटरवल में मेरा एवरेज वेलोसिटी या किसी इंस्टेंट पे मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम होगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो एक लाइन है आपके लिए, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन याद रखना कि वेलोसिटी का एवरेज, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस, स्पीड एवरेज और स्पीड इंस्टेंटेनियस ये सब सेम होता है। लेकिन ये कब काम आएगा? ये तभी काम आएगा जब वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट आए। जैसे यहाँ पे आया ना 2 मीटर पर सेकेंड, कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर पर सेकेंड है मतलब कांस्टेंट है, तो चाहे आप किसी भी टाइम में बात करेंगे, याद रखिएगा ये वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. क्या इस लाइन को हर जगह लगा सकते हो? क्या इस लाइन को हर जगह लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। ये वही लग सकता है जहां वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तभी आप एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, स्पीड, एवरेज स्पीड सबका एक ही आंसर होगा जो हमारे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो अगला। हाँ बोलो। सर इसको t equal to 0 to t equal to 4 रख के भी बनाया जा सकता था ना? हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन आप उसमें है ना ऐसे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे चलते हैं। अगर आप t इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो मेरे x का वैल्यू -2 होता, और अगर आप t का वैल्यू 4 लेते हैं तो मेरे x का वैल्यू 6 आता। आ रहा था? यस सर। ठीक है, इसका मतलब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू -2 से लेके x इक्वल्स टू +6 तक आपका वैल्यू चल रहा है। तो क्या आपका डिस्टेंस 8 मीटर है? यस सर, 8 यूनिट।
8 मीटर डिस्टेंस है। अगर ये 8 मीटर का डिस्टेंस है और आप बोल रहे हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए आप लेंगे ना डिस्टेंस बाय टाइम। यस सर, 8/4। तो 8/4 हो गया, यहाँ भी आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। बोलो समझ में आया सबको? क्या आप लोग सबको ये बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपको जैसे मन वैसे बनाए ना, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। एक से ज्यादा मेथड भी आपको आना चाहिए, चीजों को समझने के लिए आपको हर तरीके से काम करने आना चाहिए। ये भी आपके पास है जहां आप ब्रेक करके हर चीज को सोच सकते हैं, और ये आपके पास है जो आप पहले से पढ़े हैं उस चीज को आप यूज करते हैं। हर तरीके से आपका दिमाग काम करना चाहिए। क्या दोनों मेथड आपके लिए क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया, ठीक। सर ये अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हम लोग वही सेकंड वाला मेथड लगाते ना? बिल्कुल, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो फिर हम लोगों को कुछ और भी सोचना पड़ता है। ये डिपेंड कर जाता है कि टी का कौन सा इक्वेशन है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं। मोस्ट ऑफ द केस वेलोसिटी कांस्टेंट में ही ये चीज पूछा जाता है। अगर वेलोसिटी अपना डायरेक्शन बदलेगी तो बनाने का तरीका बदल जाएगा, उस समय इंटीग्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं, या इस तरह से ब्रेक करके भी आप यूज कर सकते हैं। आपको जैसे कंफर्टेबल लगेगा वैसे आप काम करें। ओके ओके सर। और ये भी मेरी बातों को समझिए, काइनेमेटिक्स में धीरे धीरे कमांड आ जाएगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। मेथड 1 मेथड 2 आपको जो भी एक लेके चलना आप सॉल्व करें, एज टाइम प्रोग्रेस आप ही सब बनाइएगा, हम देखेंगे और क्या। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, if velocity is dependent on time as v is equals to 4 minus 2t, find out distance traveled by particle from 1 to 3 second. Now it is a very good question actually. It is a very good question actually. देखते हैं आप सोचते हैं कैसे। चलिए बनाइए तो। अभी हम जिस चीज का बात कर रहे थे वो सामने आ गया है, आपको सोचना पड़ेगा, अच्छे से सोच के इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। चलो ट्राई करो। Sir, my answer comes out to be 0. I don't know how, but yes, it is. यही हमारे काइनेमेटिक्स का सबसे बेहतरीन चीज है। आपको डिस्टेंस निकालना है और आप डेली पढ़ाई करते हैं, डिस्टेंस नेवर बी जीरो। इफ बॉडी इज मूविंग डिस्टेंस नेवर बी जीरो। और जैसे ही आप इसको मैथमेटिकली सीधा इंप्लीमेंट किया आपका आंसर आ गया 0। बोलो सही है? यस सर। ठीक, सर 4 मीटर। 4 आ गया। कैसे आया 4 जी आपका आलोक कुमार? सर टी का वैल्यू पुट करनी है सर 1 और 3। अच्छा, टी का वैल्यू पुट करोगे तो भी ना आएगा। क्या बोला सर? टी का वैल्यू पुट करोगे तो भी आएगा ना। यस। आपको तो डिस्टेंस निकालना है ना। यस। चलिए सुनिए ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन हम आपको दो चीज लिख के दिखाते हैं। पहले आपको हम कुछ समझाएं। अगर ये 4 + 2t होता, अगर होता, जो है नहीं, तो इसका मतलब ये था if t increases b increases। ठीक है ना? इसका मतलब यही होता कि अगर हम t को बढ़ाएंगे तो भी लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो ये कभी लौट के वापस नहीं आएगा। तो इस केस में कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे या आपसे डिस्टेंस पूछे, आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन v.dt कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सब कोई बोलो, सब कोई, क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ईशान समझे? ईशान? यस सर। स्तुति, इज दिस क्लियर जो बोल रहे हैं? यस सर। कंफर्म ना? यस सर। चलो ठीक, ठीक।
थोड़ा सा वेट करो। और अगस्त्या, यस सर। चलो ठीक है भाई। नाउ द गिवन इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2t। ये निगेटिव साइन क्या दिखाता है? एक्चुअली आपको समझना चाहिए, खास तौर पे उस टाइम को समझना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में 1 से लेके 3 सेकेंड, 1 से 3, सुनो ध्यान से सुनो। दिस v will be 0, 4 minus 2t is equals to 0, so t will be equals to 2 सेकेंड। पता है ये क्या बता रहा है? जब कभी भी ऐसा माइनस साइन रहेगा ना, एक बार मेरा सजेशन है चेक कर लेना। मतलब 2 सेकेंड पे बॉडी रुका है, 2 सेकेंड पे बॉडी रुका है, 2 सेकेंड पे बॉडी रुका है। अब देखो 2 सेकेंड के पहले और 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, सुनिएगा। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक हम लोग टाइम को ले लेते हैं 1 सेकेंड, पुट करो इसमें, तो v आएगा 4 माइनस 2 इंटू 1, कहने का मतलब आया 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब पॉजिटिव आया। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे, अभी तोड़ के हम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, अभी आंसर नहीं आया। जब हम 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच बात करेंगे, आप टाइम ले लीजिए 3 सेकेंड, तो आप देखिएगा v आया है 4 माइनस 2 इंटू 3, कहने का मतलब भी आया है -2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये माइनस साइन बता रहा है कि वो रिटर्न आ रहा है? यस सर। इसलिए देखो रूही क्या हुआ था, जरा समझने का कोशिश करना, न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना सब। अगर हम लोग इस टाइम को 0 कहते हैं, तो इस समय बॉडी राइट गया, ये टाइम है हम लोगों का t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यहां भी बॉडी राइट जा रहा है, और एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉडी रुक गया। हुआ क्या कि जो बॉडी यहां रुका उसके बाद वो डायरेक्शन बदल के वापस आने लगा। आप समझे क्या हुआ? डायरेक्शन बदल के वापस आने लगा, क्योंकि उसके बाद का वेलोसिटी देखिए आपका निगेटिव आ रहा ना। यस सर। तो इसके निगेटिव आने की वजह से आप फिर से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे वहीं पहुंच गए जहां आप t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे थे। इसलिए आपका डिस्टेंस जो 0 नहीं था, एक्चुअली वो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए, इसलिए वो 0 आ गया, जहां थे वहीं आ गए। लेकिन डिस्टेंस का तो मसला ये है ना कि जाना और आना दोनों ऐड होना चाहिए। अरे नहीं समझे? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्या ये सब डाटा एनालिसिस आप कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है? सर आप 2 से 3 सेकंड लिए तो उसके बीच का गैप तो 1 सेकंड हुआ ना, तो आप टाइम वहां 3 लिए हैं। ये टाइम t है या टाइम का गैप है? जो क्वेश्चन में टाइम इक्वेशन है, ये टाइम t है। इफ वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, टाइम गैप तो नहीं है। नो सर। तो आपको जिस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए आपको वही टाइम पुट करना होगा। ओके सर। ठीक है, देखो अब सर इसमें क्या हो रहा है, हम आपको एक तरीका दिखाते हैं, मेरी बातों को समझिएगा। काइनेमेटिक्स में गलती क्या हो जाता है बच्चे से पता है? वो लोग थ्योरी पढ़ता है। काइनेमेटिक्स थ्योरी का खेल नहीं है। थ्योरी तो आप पढ़ लिए, अब काइनेमेटिक्स में हर एक न्यूमेरिकल तुमको कुछ सिखाएगा, फिर अगला न्यूमेरिकल तुमको कुछ और सिखाएगा, फिर अगला न्यूमेरिकल तुमको कुछ और सिखाएगा। जब आप 20, 30, 50 न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आपको 50 कॉन्सेप्ट मिलेगा। 50 कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा तो 51 बनेगा, 50 कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा 52 बनेगा। तो आप एक एक न्यूमेरिकल में नए नए चीज को सीखने का कोशिश करें। जैसे सर क्या आप बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रीवियसली जो अभी डिस्कशन हुआ था उसको समझो। प्रीवियस डिस्कशन क्या हुआ? प्रीवियस डिस्कशन ये हुआ कि आप यहां पे देखें, इस न्यूमेरिकल में आप एक चीज सीखे, देख रहे हो, ये सीखे ना कि अगर v कांस्टेंट रहेगा तो क्या करना है। पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग क्या सीखे? पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग सीखे कि कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेशन,
और वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन। बोलो ये सीखे ना। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो कि अगर अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी रहेगा तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ये सीखे ना। यहाँ जब आप यहाँ सीखे तब ना आप अगला क्वेश्चन ये बनाए। अब ऐसा कितना भी क्वेश्चन रहेगा आप बना पाएंगे ना। यस सर। ठीक है, तो आप हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो शुरुआत का न्यूमेरिकल आपके बनाने के लिए नहीं है, आपके सीखने के लिए। फिर जब एक दो दिन का क्लास हम ले लेंगे तब आपका नया नया क्वेश्चन आपके बनाने के लिए होगा और मेरे बताने के लिए होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग सब कोई दिमाग खुला रखें, हम जो सिखा रहे हैं उसको गौर से समझिए। अगर हम बोले देखो कभी भी अगर भी का इक्वेशन ऐसे प्लस फॉर्म में रहेगा ना तो आप परेशान ना हो, आप एक बार में चाहे डिस्टेंस निकालना रहे या डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आएगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आप इंटीग्रेट करके देखिए जीरो आ जाएगा। पता है जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल दे रहे हैं, आप डिस्टेंस नहीं निकाल रहे हैं। तो आज के बाद पता चलेगा ना कि सर अगर बीच में ऐसा माइनस साइन रहेगा तो हम सतर्क रहेंगे सर, हम रुकेंगे सर, हम सोचेंगे सर। बोलो समझा? यस सर। अगर ऐसा माइनस रहेगा तो आप रुकेंगे, आप ये चेक करेंगे कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुआ। ठीक है, 2 सेकेंड। अब हम आपको और समझाते हैं, अभी हम आंसर नहीं ले जाएंगे। आंसर क्या है? 2 लाइन है, आंसर का क्या है? सोचिए हम आपको कुछ बता रहे हैं, ध्यान से सबको सुनना। अगर हम आपसे इस क्वेश्चन में बोल दें, देखना जरा ध्यान से, 2 सेकंड के पहले कोई भी टाइम ले लो, बिफोर t equals to 2 सेकेंड body is moving on straight line। ये रहा बॉडी का मोशन, 2 सेकंड के पहले बॉडी ऐसे जा रहा था। तो अगर कोई तुमको नया क्वेश्चन देता, मान लो इसी क्वेश्चन में, इसी तरह के क्वेश्चन में अगर हम तुमसे बोलते हैं लेट 0 से 2 सेकेंड तक, अगर कोई तुमसे बोलता डिस्टेंस निकालो या तुमसे कोई बोलता डिस्प्लेसमेंट निकालो, पता है आंसर सेम होता? क्या आपको पता चल रहा है कि आंसर सेम होता? यस सर। और पता है ये कैसे बनता? ये सीधा बनता इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt से। आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं 4 माइनस 2t को dt से, और टाइम का गैप पुट करते 0 से 2 सॉल्व कर देते, आंसर आता। चाहे डिस्टेंस पूछता है या डिस्प्लेसमेंट, आंसर सेम होता है। ठीक है, अब और सुनो, और हम तुमको बता रहे हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि 3 सेकेंड, सॉरी बहुत कुछ एनालिसिस में सोच के आपको काम करना पड़ता है। अगर हम पूछते हैं 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, क्या बता सकते हैं क्या होता? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता या डिफरेंट होता? डिफरेंट होता। फिर सेम होता, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद बॉडी रिटर्न हो गई है, अब वो सीधा सीधा ऐसे जाते रहेगी। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। 2 सेकेंड के बाद वो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। देख भाई समझ, 2 सेकेंड पे डायरेक्शन बदल रहा है, तो चाहे आप 2 सेकेंड तक बात करें या 2 सेकेंड के बाद बात करें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इस बार भी अगर कोई तुमसे पूछ दे डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, आप मान के चलिए कि एक ही आंसर होगा। कहां तक? 2 से लेके 6 तक पुट करके सॉल्व करो आंसर। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यहां है कि आपको कोई ऐसा टाइम दे दिया जाए जिसके बीच में 2 सेकंड आ जाए। आपको एक ऐसा टाइम दे दें, जैसे ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन क्या बोला देखो यार 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक बात करो। अब तुम फंस गया, बीच में आ गया 2 सेकंड, बोलो हाँ कि ना? यस सर। और ये वही टाइम है जहां वो रिटर्न हुआ। अब तो दोनों सेम नहीं होगा, अब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि बीच के टाइम में वो अपना डायरेक्शन बदला है।
क्या तुमको काइनेमेटिक्स समझ में आ रहा है? शांति छा गया, शांति, यस सर। शांति छा ये गया। मैजिक कैसे करें? क्या बोलते हो, बेहोश तो नहीं हो रहे हो ना? नो सर। हाँ सर। 1 सेकंड से 3 सेकंड, 1 सेकंड से 3 सेकंड, बीच में आ गया 2 सेकंड, खेल पलट गया। 1 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में वो रिटर्न हुआ है। 1 सेकंड यहाँ है, 2 सेकंड यहाँ है, 3 सेकंड यहाँ है। अब तुम ही सोचो, इस केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। तो सर पता तो चल गया सर। अभी तक क्या हो रहा था, इस केस में क्या होता, 0 से 2 सेकंड में क्या हो रहा था, वो खाली राइट जा रहा था। ठीक है, 2 से 6 सेकंड में क्या हो रहा था, वो केवल लेफ्ट जा रहा था। ठीक है, 1 से 3 में क्या हो रहा है, पहले राइट जा रहा है, बाद में लेफ्ट आ रहा है। यही खेल होता है न्यूमेरिकल्स के देने के पीछे। आपको हम बोले कि चीजों को एनालाइज करना सीखो, समझना सीखो, रट के कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल में 36 तरीके का ऑप्शन तैयार हो जाता है। जस्ट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन सेटर आपसे क्या करवाना चाहता है। ठीक है सर, बताइए इस केस में कैसे बनाएंगे? बी केयरफुल, इस केस में बी केयरफुल। ऐसे केस में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, कोई बड़ा झमेला नहीं है, सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे 1 से लेके 3 तक था, आप इंटीग्रेट कीजिए 4 - 2t dt 1 से लेके 3 सेकंड तक, और जैसे स्टूडेंट कैलकुलेट करके रखे 0 आएगा। आप भी समझ रहे हैं, जहां 1 सेकंड पे थे वहीं 3 सेकंड पे है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 होगा। बोलो सही है ना? यस सर। लेकिन सर डिस्टेंस कैसे निकाले? अब डिस्टेंस के लिए हम आपको बोलते हैं, आप कुछ बोलिए तो आप कैसे निकालिएगा? मान लीजिए मेरा तो बताना काम है, लेकिन आपका जनरल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप कैसे निकालिएगा डिस्टेंस? सर 1 से 2 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको 2 से 3 सेकंड के बीच जो आया उससे ऐड कर देंगे। एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। ठीक है, 100% सही। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो आप v डॉट dt को एक बार 1 से 2 सेकंड पे लगाइए, और फिर से आप v डॉट dt को एक बार 2 से 3 सेकंड पे लगाइए और जोड़िए, आपको आंसर मिल जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट, रोहित बाबू, यस सर। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि 2 से 3 सेकंड में मेरा v है निगेटिव। बोले सर कहाँ ये प्रॉब्लम था? हम बोले शुरुआत में यही प्रॉब्लम था। देखो यहाँ 2 से 3 सेकंड में मेरा v है निगेटिव, समझे? तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो यहाँ अंदर में माइनस आ जाएगा। उसको दूर करने का तरीका है यूज मॉड। इज दिस क्लियर? यस सर। ताकि वो माइनस ना हो जाए। क्या मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच रही है? कान तक तो पहुंच रही है, दिमाग तक पहुंच रही है? यस सर। ठीक है, थोड़ा छोटा कर रहे हैं और आपको हम 5 मिनट समय दे रहे हैं। अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, चीजों को देखो, चीजों को दिमाग में बसाने का काम करो। ठीक है, खाली एक न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल नहीं है, ये फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास इस तरह रहा, ऐसा रहा, ऐसा रहा, हाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सब कुछ ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब कुछ यस सर। ठीक है। 5 मिनट्स, कोई बात नहीं, एकदम शांतिपूर्वक देखो, दिमाग में बैठाओ इस चीज को। ध्यान से सुनिएगा, बातों को समझिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास, हम आपको और इसमें ऐड करना चाहते हैं थोड़ा और, एक हम अपने से एक इक्वेशन दे रहे हैं, आप इसका कैलकुलेशन कर लिए। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू 4 - t। बताओ, जरा सोच के बताना, किस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम? किस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन विच केस
in which case distance and displacement are different. आपको बताना है कि किस इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग होगा। सबसे पहला इंटरवल है 0 से लेके 3 सेकेंड्स, दूसरा इंटरवल है 2 से लेके 4 सेकेंड्स, तीसरा इंटरवल है 2 से लेके 6 सेकेंड्स और चौथा इंटरवल है 5 से लेके 8 सेकेंड्स। बताओ किस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट? 2 से लेके 6 सेकंड। सबको अपना अपना आंसर दो प्लीज। किस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव डिफरेंट वैल्यूज? सर 2 से 6। चलिए सबको बताइए, 2 का आंसर आ गया। और भी आप लोग कोशिश कीजिए, सबको लगिए, खटिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। पहले आप लोग पता कीजिए कि बॉडी रुका कब है, कब बॉडी रुका है, कब बॉडी रुका है। उसके लिए आप भी को 0 करें। जब आप भी को 0 कर रहे हैं, 4 - t is equals to 0, so t will be equals to 4 seconds। मतलब 4 सेकंड पे बॉडी रुका है। 4 सेकंड के पहले जिस डायरेक्शन में चल रहा होगा, प्लस में चल रहा होगा तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, और 4 सेकंड के बाद भी जो डायरेक्शन में चल रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट 4 सेकंड पे रुका है। तो कोई भी ऐसा टाइम इंटरवल जिसके 4 सेकंड कहीं बीच में आ जाए, 4 सेकंड कहीं बीच में आ जाए, तो वही केस ऐसा है जहां डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। सभी के लिए क्लियर है कॉन्सेप्ट? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बोलो बोलो। नो सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन आप इतना जल्दी मत समझा कीजिए भाई, ये फिजिक्स है, ठीक है? इतना जल्दी मत समझिए। चलिए पीछे जाते हैं, एक और क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए आप दिमाग फ्रेश कीजिए, फिर से एक नया क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दैट। A velocity is given by following function v is equals to x square, then find out relation between x and t। आपको x और t के बीच रिलेशन निकालना। वेरी सिंपल, जस्ट सिंपल सा है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। अभी देखो आपके पास v जो है वो x स्क्वायर है, क्या v को लिख सकते हैं dx by dt? सही है। आप क्या करो, x स्क्वायर को नीचे भेज दो और राइट हैंड साइड में dt रह गया। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। यहां तक किसी को डाउट समझने में? नो सर। आदिश्री समझ में आया? आदिश्री यस सर। ठीक है। और सुरभि दीप, आपको समझ में आया? सुरभि यस सर। कोई दिक्कत पिछले न्यूमेरिकल्स में, कहीं कोई इशू? नो सर। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को नीचे कर दिया। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। लिमिट बताइए तो कहां से कहां चलेगा? क्वेश्चन पढ़ के आप लोग बताइए लिमिट कहां से कहां तक चलेगा? 0 से x। फिर से देखो अच्छे से सर 1 से x, 1 से x। सब कोई देखना, क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं लास्ट में देखो। एज्यूमिंग x इक्वल्स टू 1 मीटर, एज्यूमिंग x इक्वल्स टू 1 मीटर जब टाइम था 0, और फिर आपके टाइम t इक्वल्स टू t पे x होगा x मीटर, तो x का लिमिट चलेगा 1 से लेके x तक और टाइम का लिमिट चलेगा 0 से लेके t तक। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। नो सर। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो रोहित बाबू, सबसे लास्ट में पढ़िए। एज्यूमिंग x इज इक्वल्स टू 1 मीटर एट t इक्वल्स टू 0, मतलब जब टाइम आप 0 लेंगे तो बॉडी 1 मीटर पे खड़ा है। देखिए ना, हम आपको दिखाते हैं, फिगर दिखाते हैं ना, आप इसको 0 कर लीजिए, ओरिजिन है, तो बॉडी जो है वो शुरू में ही टाइम 0 यहां था, 1 मीटर पे खड़ा था,
और उसके बाद फिर ये आगे जा रहा है, तो टाइम टी पे उसका x बताना है आपको। तो क्या टाइम का लिमिट 0 से t और x का लिमिट 1 से लेके x तक चलेगा? यस सर। वही लिखा हुआ है टाइम का लिमिट, राइट हैंड साइड में dt इज वेरिएबल ना, तो टाइम का लिमिट 0 से t और लेफ्ट हैंड साइड में x इज वेरिएबल, तो 1 से लेके x तक। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन में x पे पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 होगा 1 से लेके x तक, और राइट हैंड साइड में dt का इंटीग्रेशन t होगा 0 से लेके t तक। थोड़ा डाटा हम लोग पुट कर ले। x पे पावर -1 1 से लेके x तक, और यहाँ पे t -0, इसमें -1 बाहर कर दिए, x पे पावर -1 1 पे पावर -1, और यहाँ पे आ गया t। सॉल्व कर लो यार, माइनस x पे पावर -1 + 1 इज इक्वल्स टू t। सो आपको x निकालना था, -1/x इज इक्वल्स टू t -1, या फिर x इज इक्वल्स टू -1/t -1। सॉल्व कर लीजिएगा जो आएगा। ये तुम्हारा x का इक्वेशन है t के टर्म में। क्या तुमको समझ में आया क्या हुआ? फिर से देखो यस सर। क्वेश्चन, देखो अच्छे से क्वेश्चन देखो, थकना नहीं। अब है ना, इतने दिन तक का जो मेहनत था ना वो अब काम आएगा। इतने दिन तक का जो मेहनत था काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए वो अब काम आएगा, ठीक है? अब थकिएगा नहीं, अब तो फिजिक्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना? फिजिक्स कहते हैं कि इसको है ना, उसको आपके सामने ला रहे हैं। एक एक क्वेश्चन पे 4-4 5-5 बार काम करना। शुरुआत में जो जितना खट दिया ना फिजिक्स हमेशा के लिए उसका हो गया। और अगर शुरुआत में आप सोचेंगे कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो जिंदगी भर आपको फिजिक्स नहीं आएगी। मेरी एकदम सीधा बात हम आपको बोल रहे हैं, आपको हम डरा धमका नहीं रहे, हम आपको सीधा बोल रहे हैं कि अगर आप शुरुआत के फिजिक्स में कंजूसी कर लिए तो आप जिंदगी भर फिजिक्स नहीं सीख पाइएगा। और शुरुआत का अगर 10-15 क्लास अगर आप फिजिक्स का लड़ के झगड़ के मेहनत करके निकाल दिए तो आपको फिजिक्स हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ये मेरा स्टेटमेंट है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। तुम 15 क्लास एकदम जी तोड़ मेहनत कर लो, उसके बाद फिर हमसे बोलना है कि सर आपका हर न्यूमेरिकल हम 2 बार 3 बार बनाए, आप जितना क्वेश्चन दिए हम सब बनाए, फिर भी हमको फिजिक्स नहीं आता। हम देखेंगे ना, ठीक है? लेकिन अगर आप अभी कंजूसी करेंगे, आप सोचेंगे नहीं अभी है ना 2 घंटा पढ़ते हैं, 5 को क्वेश्चन बनाते हैं, एक बार खाली नोट कर लेते हैं, उनका क्लास कर लेते हैं, इससे फिजिक्स नहीं आएगा। फिजिक्स आएगा आपके खुद के उसके ऊपर टाइम देने से। आपको एक क्वेश्चन पे 2 बार 3 बार 4 बार बनाना चाहिए। आपको रुक के सोचना चाहिए कि यहाँ क्यों लिखे थे, वो क्यों लिखे थे, ये क्यों लिखे थे, इसके पीछे का कारण क्या है। एक बार वीडियो चला के देखिएगा, फिर आप है ना नोट्स देखिएगा, फिर कहीं फंसिएगा, फिर एक बार वीडियो देखिएगा, तब जाके ये फिजिक्स आपका हो पाएगा। शुरुआत है काइनेमेटिक्स, तो ये चीज है। चलिए आगे आपके सामने रख रहे हैं, एक नए क्वांटिटी पे हम लोग जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सिंपल सा बात है, अगर आपको है ना एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का चेंज फाइंड आउट करके टाइम से डिवाइड कर दो, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का एकदम सिंपल सा मतलब है भाई कि अगर आप एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना चाहते तो वेलोसिटी का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम डिफरेंस, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, इसको लेंगे। और अगर आप इसी केस में एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे तो आप वेलोसिटी का जो dv आया है उसको dt से डिफरेंशिएट कर दें। वेलोसिटी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको है ना, वेलोसिटी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगा, और अगर आप चेंज इन वेलोसिटी बाय del t करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू आएगा। अब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है? अब बताइए इसमें काम का चीज, पहला चीज एक बार सबको एकदम मुंह खोल के बोल देना, तो वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर?
वेक्टर है सर। आप में से फिर से एक बार सबको ही बोल दीजिए, वेलोसिटी वेक्टर है या स्केलर? सर वेक्टर है। वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है सर, क्या पूछे से हम लोग बचपन से पता है कि वेलोसिटी वेक्टर होता है। ओके कोई बात नहीं, 5 मिनट हमको दीजिए, हम आपको गलत आपको प्रूफ कर देंगे। आप देखिए कितना बचपन वाला चीज तुरंत भूल जाइएगा। तो वेलोसिटी जब भी यूज कीजिएगा वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी जब भी यूज कीजिएगा कैसे यूज कीजिएगा? वेक्टर फॉर्म में यूज कीजिएगा। वेरी गुड, इसको भूलना मत, ठीक है। अभी देखो चलो अच्छा है, बहुत बेहतरीन बात है भाई, बहुत बेहतरीन। हाँ एक चीज और याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर, देन एक्सेलरेशन इज टर्म एज रिटार्डेशन। अगर कहीं भी हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो इस एक्सेलरेशन को आप रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ओके चलिए बढ़िया। अब सुनिए ध्यान से, आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन। कोई एक बॉडी है जो इस सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से। बॉडी इज मूविंग इन सर्कल with constant speed v, find average acceleration between A and B। चलो सॉल्व करो इसको। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच है ना एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको बताना है, जबकि एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज आर। सॉल्व करो। कुछ और आंसर बोलना है तो बोल लो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और आंसर देने का कोशिश करो। बोलो। कितना आया जी? आप लोग तक मेरी आवाज जा रही है? यस सर। चलो चलो बताओ बताओ, आंसर बताओ। कोई आंसर ही नहीं देगा। अरे बोलो। क्या हो गया? ठीक, चलिए देखिए आराम से। अगर आपको इसका जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, अगर आपको एक्सेलरेशन का एवरेज चाहिए तो क्या आप वेलोसिटी के चेंज में टाइम से डिवाइड कर दें? मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल लिख दें। बोलो कहीं दिक्कत समझने में? अरे आप लोग तक आवाज पहुंच रही है? सब कोई सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। अब देखो ए पे था, ऐसे चलते चलते बी पे पहुंचा है, तो जब आप यहाँ b का फाइनल वेलोसिटी लिखिएगा तो आप देखिए ये निगेटिव x की तरफ है तो माइनस आई कैप लगेगा, और जब आप a पे लिखेंगे तो ये j कैप लगेगा। वेक्टर फॉर्म में आपको लिखना है, बस हम इसी के लिए आपको सावधान कर रहे थे। आप फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे v के साथ माइनस आई कैप और आप इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे j कैप।
सर टाइम क्या लिखें, जरा सुनना। ए से लेके जब तक बी तक पहुंचा है, ए से लेके अगर वो बी तक पहुंचा है तो क्या टोटल डिस्टेंस, जो वो डिस्टेंस कवर किया है, जो वो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, क्या वो डिस्टेंस उसका पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 है? पूरे सरकमफ्रेंस का 1/4 है और भी स्पीड से कवर किया है। अरे बोलो यार, हाँ या ना बोलो, समझो। ठीक है, भी स्पीड से कवर किया है, बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 से ये 4 कट गया तो ये पाई आर बाई 2 भी हो गया। इतना टाइम लगा, इस टाइम को यहाँ पुट कर दीजिए, पाई आर बाई 2 भी। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें, आपका आंसर आएगा। तो ऊपर में भी कॉमन, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, और नीचे में पाई आर बाई 2 भी। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। तो एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू हो गया, नीचे से 2 भी ऊपर चला गया तो 2 भी स्क्वायर बाई पाई आर, और अंदर रहा माइनस आई कैप माइनस जे कैप। देखिए हम जो एक्सपेक्टेड आंसर रखे थे, शायद आप लोग का कॉपी पे आया है, लेकिन आप में से कोई है ना बोला नहीं। हम ये सोच के रखे थे कि शायद आप है ना 0 बोलेंगे। क्या आपकी किसी कॉपी पे 0 आया है? अरे बोलो। अरे तो सर 0 नहीं आया था। अच्छा 0 नहीं आया था, चलो वेरी गुड। हम 0 इसलिए सोच रहे थे कि कोई ये बोल सकता है कि सर देखिए एक्चुअली है ना बॉडी जो है हमेशा v से चल रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन हम आपको बार बार बता दें कि यहाँ वेक्टर लिखते हैं, आप स्केलर नहीं लिखते हैं, इसलिए भले उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड भी है, भी है, भी है, भी है, लेकिन डायरेक्शन हर क्षण चेंज कर रहा है। और हम तो आपको पहले ही बोल चुके कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी कर्व पे चलेगा तो उसका वेलोसिटी हमेशा चेंज करेगा। याद आया आपको? यस सर। तो अगर सर्कल में बॉडी चल रहा है, अगर सर्कल में बॉडी घूम रहा है तो बताओ उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल। वेरिएबल है, वेरिएबल है। और अगर वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन तो होगा ना। यस सर। एवरेज एक्सेलरेशन आप ऐसे निकालते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन आप ऐसे निकालते हैं। क्या मेरी बात सब तक पहुंच रही है? सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। कोई डाउट किसी को? रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। हाँ बिल्कुल रिपीट कर देते हैं, एकदम रिपीट कर देते हैं। ठीक है आलोक जी, बात कीजिएगा मेरे साथ। एक्सेलरेशन का एवरेज वैल्यू चाहिए, दिखाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। तो आपको वेलोसिटी का चेंज और टाइम डेप्थ से डिवाइड करना होगा। वेलोसिटी का चेंज, ए पॉइंट पे जो पाथ के टेंजेंट में वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन है जे कैप की तरफ, और बी पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो माइनस आई कैप की तरफ होगा। तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको निकालने में पहले आप फाइनल वेलोसिटी के जगह पे माइनस आई कैप और इनिशियल के जगह पे भी जे कैप पुट करें। बोलो समझा? यस सर। और जो यहां से यहां पहुंचने में कुछ समय लगा होगा ना यार, कितना समय लगा है? तो टोटल डिस्टेंस है 2 पाई आर बाई 4 और v स्पीड से कवर किए तो v से डिवाइड कर दिए। बोलो ठीक है? यस सर। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास पूरा डिस्कशन है। चीजों को समझिए, समय दीजिएगा, इतना मत जल्दी हड़बड़ाइए, समय दीजिएगा। अब हम आपके सामने एक और रिलेशन आपके सामने हम यहाँ रखना चाहते हैं, हम थोड़ा ऊपर जाना चाहते हैं, एक बार फिर से यहाँ कैलकुलेशन में आपको दिखाना चाहते हैं। मेरे पास ये दो रिलेशन हम आपको बता चुके हैं, एक है एक्सेलरेशन का एवरेज और एक है एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक्सेलरेशन का एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू में एक और चीज होता है, देखिएगा समझिएगा बहुत आराम से समझिए। क्या हम इसको, क्या हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखें? तो नया क्या सर, वो तो यहां भी लिखा हुआ है। अब ऊपर नीचे तुम इसको ds से मल्टीप्लाई कर दो। जब तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हम इसको dv बाई ds
इंटू ds/dt लिख सकते हैं। यस सर। अब देखो सब कोई देखो ध्यान से, क्या हम इसको dv/ds इंटू भी लिख सकते हैं? यस सर। अरे ds/dt भी होगा ना। तो आप एक्सेलरेशन का एक और इक्वेशन आज से दिमाग में रखेंगे, v इंटू dv/ds, ds या कभी कभी x लिखा रहेगा। तो एक्सेलरेशन में 3 इक्वेशन, एक अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होगा तो del v/del t, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टाइम पे बेस्ट निकालना होगा तो dv/dt, और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पोजीशन पे बेस्ट निकालना होगा, x का फंक्शन चाहिए, तो उस केस में भी dv/ds। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलिए इस चैप्टर में हम आप सब से बस एक सहयोग चाहते हैं, आपको जहां नहीं समझ में आएगा वही बोल दीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपको है ना लगे कि सर हमको कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जहां नहीं समझ में आएगा वही मेरे से बात करना स्टार्ट कीजिएगा, सर ये, सर वो, सर वो, सर वो। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है आपके लिए? यस सर। ठीक, यस सर। वेरी गुड। नाउ सी दिस क्वेश्चन, acceleration is a function of x, इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, मतलब x इनिशियल 2 मीटर है, और मूविंग है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u है 3 मीटर पर सेकेंड। तुमसे पूछा गया कि वेलोसिटी कितना होगा जब x 5 मीटर हो। तो अब हम आपके सामने आपके लिए चॉइस छोड़ते हैं। एक्सेलरेशन का 2 इक्वेशन है, एक है dv/dt और एक एक्सेलरेशन का इक्वेशन है v इंटू dv बाई, यहाँ x देख रहे हैं ना, तो हम नीचे dx लिखेंगे। हाँ, अब आप बताइए आप किस चॉइस के थ्रू आगे प्रोसीड करना चाहते हैं? सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सेकंड वाला चुनेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन में x है, बोलो सही है? यस सर। तो यहाँ के लिए ये मेरा यूजफुल टर्म है। अब देखो सॉल्व करें भाई। Since acceleration is equals to 2x, you can write that v into dv by dx is equals to 2x. आप लिख सकते हो v into dv is equals to 2x into dx. आप लिख सकते हो v dot dv is equals to 2x into dx. अब आप इंटीग्रेट करो v dot dv, 2 बाहर, इंटीग्रेशन x dot dx। इंटीग्रेशन का लिमिट हम चाहते हैं, आप बताएं लिमिट कहां से कहां तक? सोचिए सोचिए सोचिए, x का लिमिट पहले पकड़िए, x का लिमिट कहां से कहां तक चलना चाहिए? क्वेश्चन पढ़ो, बताओ। 2 से 5, वेरी गुड। x का वैल्यू 2 मीटर है और 5 मीटर तक जाना है। और बताओ v का वैल्यू कहां से कहां तक? 3 मीटर पर सेकेंड से लेके v तक, बोलो सही है? यस सर। तो v का जो लिमिट होगा वो होगा 3 से लेके v तक, और x का लिमिट होगा 2 से लेके 5 तक। चलो बताओ आंसर, v का वैल्यू बताओ। इंटीग्रेशन भूलना नहीं है, हमको नहीं करना, आपको करना है। चलिए बनाइए आंसर, बताइए v का। सब कोई आंसर बताइए v का। बताइए बताइए, आंसर बताइए, कैलकुलेशन कीजिए, फटाफट चलाइए, दिमाग चलाइए। 9। चलिए आने दीजिए, सबका सबका आने दीजिए।
तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा v था उसका इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2, 3 से लेके v तक, और यहाँ टू x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 5 तक। ये 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे v स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे देखो होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में है v स्क्वायर माइनस 9 बाई 2, और राइट हैंड साइड में है 25 माइनस 4 मतलब 21। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई हो गया 42 प्लस 9 ना, तो v स्क्वायर हो गया मेरा 51, और 51 तो v का वैल्यू रूट अंडर 51। क्या बता रहे थे जी? सर इंटीग्रेशन में गलती हो गई। वाह वाह, वेरी गुड। अब आप इंटीग्रेशन पूछिए हमसे। रोहित बाबू बहुत मेहनत किए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, बात समझे? मेहनत जाया ना कीजिए भाई, मेहनत बेकार न मत जाने दीजिए। हाँ, बहुत मेहनत हुआ है यहाँ तक पहुंचने के लिए। जब हम बोलते हैं ना किसी स्टूडेंट को कि देखो जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ेगा तो वेक्टर और कैलकुलस ही यूज होगा, क्या अभी तुमको पता चल रहा है कि जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो खाली वेक्टर और कैलकुलस यूज होगा? यस सर। चलिए, किसी को डाउट नहीं है समझने में यहाँ तक? नो सर। देखो इसका तो लग रहा बैटरी है खत्म हो गया। तुम्हारा बैटरी खत्म हो गया क्या आलोक जी? नो सर। अपने आप को मोबाइल के चार्जर की तरह चार्ज में डालोगे? चार्ज हो जाएगा सर धीरे धीरे। चलो देखो, अभी आपके पास एक्सेलरेशन दिया है v का फंक्शन, एक्सेलरेशन लिखा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ तो एक्सेलरेशन दिया है v का फंक्शन, और क्वेश्चन का पहला वाला हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है v फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। यस सर। तो बताओ अगर हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बनाना चाहते हैं तो हम लोग कौन सा इक्वेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाला लेंगे? a इक्वल्स टू dv बाई dt या a इक्वल्स टू v dv बाई dx? dv बाई dt। dv बाई dt लेंगे, वेरी गुड, dv बाई dt लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में हमसे डाटा बोला है। ओके, नहीं समझा? नहीं समझा? समझ गया? समझ गया? तो हम लोग लेंगे, सिंस we have to find velocity at t equals to 2 seconds, इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt को यूज करेंगे, और हम लोग लिखेंगे dv इज इक्वल्स टू a डॉट dt, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a के जगह पे v है, v डॉट dt। इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है, ये इंटीग्रेशन का गलत है, हम आपको पूरा इंटीग्रेशन सही कर देते हैं। चलिए पहले इंटीग्रेशन में सेट कर दे इसको। यहाँ पे ये dv है और एक्सेलरेशन में v डॉट dt है। सारे एक तरह के वेरिएबल को इंटीग्रेशन में एक तरफ लाना पड़ता है, जैसे वेलोसिटी सब एक तरफ, टाइम सब एक तरफ। आपको इस v को लेफ्ट में ले जाना होगा, तो dv बाई v और राइट में dt। चलो भाई अब इंटीग्रेट करो, बोलो तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक चलेगा? बोलो इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां तक चलेगा? टाइम 0 से 2। टाइम चलेगा, टाइम चलेगा 0 से लेके 2 सेकेंड तक, 0 से 2। और v कहां से कहां चलेगा? सर 1 से v। 1 से लेके v तक, वेरी गुड। 1 से लेके देखो 1 मीटर पर सेकेंड 0 टाइम पे दिया है, 0 टाइम 1 मीटर, 2 टाइम पे पूछा है, तो टाइम चला 0 से लेके 2 सेकेंड तक, और वेलोसिटी चला 1 से लेके v तक। अब आप हमको एक लाइन बताएंगे क्या?
क्या कोई बता रहा है कि dv by v का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर वहाँ a dt को v dt कैसे? क्या बोले ये वाला? नहीं सर उसका नीचे। ये ना dt जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया। नहीं सर a dt की जगह वहाँ पे v dt लिखे हैं वो पूछे। अरे यार क्वेश्चन में ही एक्सलेशन का वैल्यू भी दिया हुआ है। यस सर। ये देखा? यस सर। ठीक है, कोई बताओ ना dv by v का इंटीग्रेशन बोलो। dv by v का इंटीग्रेशन बोलो कोई। v। वाह, लीजिए इंटीग्रेशन का भी लफड़ा लगा हुआ है। ln v log v याद आया? यस सर। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन नहीं बताने वाले, आगे बहुत सारा है। हम बस ये चाहते हैं कि आपको ये पता चल जाए कि इस चैप्टर का पढ़ाई आप कैसे करेंगे। आपको वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में अगर रत्ती भर भी डाउट है पहले उसको ठीक करो, और फिर यहाँ तो जो चलना चलते ही रहेगा। ठीक है, सर क्वेश्चन सर। हाँ बोलो ना। सर व्हाट्सएप में भेजे। अभी हम व्हाट्सएप नहीं देखेंगे, अभी हम एक दूसरे